मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लंदन फोर्स। लंदन फोर्स क्या था बेटा? एक इंटरमोलिकुलर फोर्स था जो मैंने आपको पहले 4-5 टाइप्स करा चुकी हूँ। उसके बाद ये लास्ट टाइप रहेगी थी, डैट इज अ लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को हम डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं बेटा। अब एक साइंटिस्ट था, दैट इज अ फिट्स लंदन, इन 1930, जिसने इस फोर्स को डिस्कवर किया था और उसी के नाम के बाद इसको लंदन फोर्स बोलते हैं। अब जो ये लंदन फोर्स है ये किसके बीच में होता है? बिटवीन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो, अभी तक हमने जब भी 4 करे हैं, एक हमने करा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक हमने करा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एक हमने करा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक हमने करा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो सब में कोई ना कोई पोलर मॉलिक्यूल था। देखो, इसमें भी पोलर था, इसमें भी पोलर था, इसमें भी पोलर था, इसमें भी पोलर था। बट अगर हम इसकी बात करें तो जब कोई एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा? लंदन फोर्स। जैसे अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस की, हीलियम की, नियॉन की, H2 मॉलिक्यूल की, N2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल की, तो ये सारे क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? डिस्पर्सिव फोर्स होगा। कैसे? देखो, मैंने कहा जैसे हीलियम के 2 एटम हैं। अब हीलियम के एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो उसके सेंटर में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और उसके बाहर क्या होते हैं? शेल्स। उन शेल्स में क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारे पास दूसरे में क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाहर क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मूव करते करते इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, आप ये कह सकते हो कि जैसे आप एक जगह खड़े हो और आप एक जगह गोल गोल घूम रहे हो, घूमते घूमते आपको चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे तो आप नीचे घुस जाओगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस में लगातार घूमता रहता है तो घूमते घूमते सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसको भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जब इसको चक्कर आते हैं तो क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ और न्यूक्लियस एक तरफ आ जाता है। और आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये जो उस वक्त एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने की वजह से ये क्या बन गया? मोमेंट्री डाइपोल बन गया। मोमेंट्री डाइपोल मतलब फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, फॉर अ इंस्टेंटेनियस, की एकदम घूमते घूमते, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी बोल देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने की वजह से दिस इज फॉर अ मूवमेंट फॉर अ वाइल, ये क्या बन गया? डाइपोल। जिस वक्त ये डाइपोल बना तो उसने दूसरे हीलियम एटम को भी क्या बना दिया? डाइपोल बना दिया। और उनके बीच में उस वक्त जो इंटरेक्शन हुई, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड लंदन फोर्स और डिस्पर्सिव फोर्स। क्लियर है बेटा? समझ आ गया क्या हुआ इसमें? कि जो लंदन फोर्स है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मूव करते करते जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो एक मोमेंट्री डाइपोल में चेंज हो जाता है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस की एकदम डाइपोल बना लेता है। उसी वक्त वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी डाइपोल बना देता है और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुई दैट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सिव। मतलब एक डाइपोल बनने की वजह से उसने दूसरे मॉलिक्यूल में भी वो अट्रैक्शन फैला दी, डिस्पर्स कर दिया, जिसको क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्सिव फोर्स और लंदन फोर्स। क्लियर है बेटा? समझ आ गया। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ लंदन फोर्स है बेटा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ लंदन फोर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। तो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स डिपेंड अपॉन 2 factor. First factor is size of atom. अब size of atom क्या है? कि जितना बड़ा साइज होगा, we can say greater the size of central atom.
greater is the magnitude of लंदन फोर्स, उतना ज़्यादा लंदन फोर्स ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें जैसे कार्बन हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, ये सारे ग्रुप 14 के हाइड्राइड हैं। दीज आर द मेंबर ऑफ अ ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो अगर आप कार्बन से जर्मेनियम की तरफ जाते हो तो क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो लंदन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर, नोट डाउन कर लो इसको। अगर नहीं किया तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करेंगे। सेकंड फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड फैक्टर इज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है बेटा, अगर हम एक आइसोमर की बात करें, आपको पता है आइसोमर दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। एक एन, लेट्स सपोज अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंटेन के आइसोमर कौन से होंगे, एन पेंटेन, आपने 10th क्लास में किया होगा, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। तो ज्योमेट्री इनकी शेप्स अलग होंगी, तो हम यहाँ पर एन पेंटेन और नियोपेंटेन की बात करते हैं। अगर मैं एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, पेंट मतलब बेटा 5 कार्बन, इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 कार्बन है ना, मैंने जिग जैग शेप में लिख दिया, दिस इज अ जिग जैग शेप। अब अगर मैं नियोपेंटेन की बात करूं, नियोपेंटेन क्या होता है, एक सेंटर में और 4 कार्बन इधर, CH3 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 CH3। तो किस में लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जो स्टेट स्ट्रक्चर होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि एन पेंटेन हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। क्यों, रीजन क्या है? अब इसका रीजन क्या है बेटा, अगर आप रीजन देखो तो इसकी जिग-जैग मूवमेंट है। अगर आप इस एरिया को इस एरिया से कंपैरिजन करें तो इसकी जिग-जैग शेप होने की वजह से ये इतना सरफेस एरिया एक्वायर कर रहा है। एन पेंटेन ऑलमोस्ट क्या हो गया बेटा, एक तरह से स्फेरिकल हो गया, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम। तो हम सरफेस एरिया को साइज के साथ कर सकते हैं कोरिलेट, कि अगर साइज बड़ा है, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। तो लंदन फोर्स किस में ज़्यादा होगा बेटा, एन पेंटेन में मोर है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, किससे, नियोपेंटेन से। क्यों, क्योंकि नियोपेंटेन कैसे बना रहा है, इट फॉर्म अ स्फेरिकल ज्योमेट्री। क्लियर है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा, सबको समझ आ गया? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो यहाँ तक आपका खत्म हो गया है। एक टाइप रह गई थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस अ थर्मल एनर्जी। ये मैंने आपको जब डिफरेंस कराया था सॉलिड लिक्विड गैस में, तो उसमें भी ये पॉइंट एक्सप्लेन करा था। अब आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, पास पास। और इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक।
तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड से गैस की तरफ जाते हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। अब थर्मल एनर्जी की बात करें, क्या सॉलिड मूव कर पा रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल मूव कर पा रहे हैं? नहीं। तो आपको पता है कि इसकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, लेस, और इनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाई। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं तो थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से गैस की तरफ कम हो रहा है तो थर्मल एनर्जी के लिए मैं उल्टा एरो लगा सकती हूँ कि थर्मल एनर्जी गैस से सॉलिड की तरफ क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर आप इसको एक ट्रिक से लर्न करना चाहो तो वो क्या ट्रिक बन सकती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, थर्मल एनर्जी के। कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है बेटा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग को कोरिलेट करना है विद द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो किसी भी सॉलिड चीज का होगा, जब हम किस टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का होगा, किस टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉयल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्डिंग है उसके बेस पे कंपाउंड अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, आयंस के बीच में बनता है, एक कैटायन और एक अनायन। और जो कैटायन और अनायन के बीच में बॉन्ड बनता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें चाहे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों ही केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मेल्टिंग के केस में सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, बॉइलिंग के केस में लिक्विड को गैस में चेंज करना है। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई। तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयनिक बॉन्ड विच हैज अ पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्शन एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सो इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर बेटा पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि वाई आयनिक कंपाउंड हैविंग अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयन से मिलके बने हुए हैं जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसी उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सेकंड क्या है, मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे बात करूं सोडियम, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मेटालिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, जिनके बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये एटम्स के बीच में होता है। अगर मैं बात करूं CO2, क्या इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, नहीं। जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा तो उनके बीच की जो इंटरेक्शन है दीज आर द वीक वंडरवाल इंटरेक्शन। और जब वीक वंडरवाल इंटरेक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड हैविंग अ लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड वीक वंडरवाल अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, इसी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर है बेटा।
उसके बाद पोलर कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अगर पोलर की बात करें तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो अट्रैक्शन कैसी हुई, स्ट्रॉन्ग, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हुआ, हाई। अब नॉन पोलर है तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, वीक हो गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कराया था, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें से खाली गैस वाले पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे। जैसे गैस की इनडेफिनेट ही क्या है, इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट वॉल्यूम, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, इस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, दे हैव अ लेस वीक force of attraction, they have a high thermal stability, they have less density. So these are the characteristics of a gas which you can write yourself. अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, मेजरमेंट ऑफ अ मास, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड यू कैन से वॉल्यूम। अब सबसे पहले मास, आपको पता है कि कोई भी केमिस्ट्री में अगर हमने मास को मेजर करना है तो हम वो किस में मेजर करते हैं, मोल्स में। और मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था। 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। दिस इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम या फिर मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ml में, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, ध्यान रखना बेटा। जो ml है वो सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। दिस इज यूज्ड इन अ यूनिट कन्वर्टर। उसके बाद प्रेशर। अब हम जब एटमॉस्फेयर, एयर का हमने प्रेशर मेजर करना है तो एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एयर के प्रेशर को हम किससे मेजर करेंगे, बैरोमीटर से। और अगर हमने किसी भी गैस, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उन गैस का प्रेशर मेजर करना है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मैनोमीटर। क्लियर है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। अगर एयर के प्रेशर को मेजर करना है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड अ बैरोमीटर, and the instrument which is used to measure the pressure of a gas, it is called a manometer। और मैनोमीटर बेटा एक इस तरह का होता है जिनके अंदर क्या फिल होता है, मरकरी फिल होता है। आपको पता है हम मरकरी क्यों फिल करते हैं इन थर्मामीटर में, बिकॉज मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो मरकरी का लेवल भी राइज होता है। तो ये जो मैनोमीटर है बेटा दो तरह के होते हैं, इसकी एक साइड छोटी होती है और एक साइड बड़ी होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिम्ब। अगर इसकी एक लिम्ब जो बड़ी है वो ऊपर से ओपन है तो हम इसको बोल देते हैं ओपन लिम्ब, और एक साइड जब इसकी ऊपर से बंद है जिसको हम बोल देते हैं क्लोज्ड लिम्ब। दोनों का डिफरेंस है कि हम हर किसी के लिए ओपन या क्लोज नहीं यूज कर सकते। हम ओपन लिम्ब तो बेटा किसी भी तरह की गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट हम क्लोज्ड लिम्ब थर्मामीटर सिर्फ उसी गैस के प्रेशर को यूज करने के लिए मेजर करते हैं जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। अगर हम क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर की बात करें तो ये मैनोमीटर उन गैसेस के प्रेशर को मेजर करता है जिनका प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा, और ओपन लिम्ब हम किसी भी गैस के लिए मेजर कर सकते हैं। और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, और वैसे इसका यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर बार mm। 1 एटमॉस्फेयर 760 mm के बराबर होता है और 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के बराबर होता है। और फोर्थ क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर। और आपको पता है टेम्परेचर कैसे किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है,
उसके बाद एक और टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मामीटर, जिसमें क्या होता है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, केल्विन, किसी में भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। और जो SI यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें क्या ऐड करोगे 273। क्लियर है बेटा, ये था आपका आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो गैसेस के डिफरेंट लॉ हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। आई होप बेटा सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। यू आर डूइंग अ गुड वर्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।